देखिए कोई टहल रहा है कि सारे आगे? देखिए कि आप लोग की क्लास जो चलेगी विश्व इतिहास की चलेगी। देखिए इतिहास को जनरली हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा लिखा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व का इतिहास। आवाज आ रही है? दोनों में आपको पहले डिफरेंस करना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? बहुत अलग चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल आप इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले वो डिफरेंस हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या चीज है बताइए? हाँ वो तो हमने लिख दिया ना, अंतर बताओ क्या दोनों में डिफरेंस है? इसमें तो जो भारत में जो मतलब घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं घटी वो लिखाई ठीक है, वो तो लिखाई है इंडियन हिस्ट्री। उसी समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था वो पढ़ेंगे। उसी समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था वो पढ़ेंगे। उस टाइम पीरियड में समझ रहे बात आपकी? थोड़ा सही है, पूरा सही है, थोड़ा सही, थोड़ा सा पूरा सही। और कोई बताएगा? और कोई इसको व्याख्यायित करेगा? हमने बांट दिया। हम लोग का सिलेबस क्या है? विश्व इतिहास पढ़ना है। डायरेक्ट विश्व इतिहास में हम नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमने उसको पहले बांट के थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब ये हम लोग के लिए समझना, तब सिलेबस समझा जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब वो समझा जाएगा। और बताइए आप देखिए हमारे पास तो ये आपको तेज बोलना पड़ेगा। हमारे पास तो ये यंत्र आ गया, आपको अपने कंठ का ही सहारा लेना पड़ेगा, दिमाग का भी लेना पड़ेगा। बताओ, हाँ बताओ। जनरली जैसे कि अगर भारतीय इतिहास है तो उसको हम जैसे कि 3 भागों में बांटकर जैसे मोस्टली पढ़ लेते हैं, जैसे कि आधुनिक, मध्यकाल। पर अगर विश्व का देखा जाए तो इस तरह से इसके पैटर्न में नहीं फिट होने वाला है। ठीक, सही। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग इतिहास और अलग अलग कालखंड हो सकता है। हाँ सही है। तो बस इतना ही मैं अंतर कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कुछ किया आपने सही। जैसे इन्होंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न के रूप में पढ़ते हैं। उस तरह से वर्ल्ड की हिस्ट्री नॉर्मल कंडीशन में करी जाए तो नहीं पढ़ी जाती। ये आप कहना चाह रहे थे? चलो सही है। और कोई बेसिक अंतर? और कोई अंतर कोशिश कीजिए। कोई टफ अंतर हम नहीं पूछ रहे आपसे, आप बता सकते हो उसको। ट्राई करो, सोचो। चलो अब ऐसे पूछ लेते हैं, आज से पहले सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम दिया या नहीं दिया? चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी आईएएस का, यस और नो? नहीं दिया। क्वेश्चन पेपर देखा? एग्जाम नहीं दिया। चलो मैक्सिमम लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया, ठीक। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर वो देखा कि नहीं देखा? चलो एग्जाम नहीं दिए, ये तो बात समझ में आती है। मान लो एज नहीं हुई है, अभी तैयारी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये तो समझ में आता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो आप क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अपराधी कहलाएंगे। अपराधी कहलाएंगे। क्यों अपराधी कह रहा हूँ? आपने कोई क्राइम नहीं किया, उसने नहीं कह रहे। अपराधी कहने का ये सेंस हो गया, आप जिस चीज की भी जब भी तैयारी करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो उसका पहला हथियार यही होता है, आपके पास क्या होना चाहिए?
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, चाहे वो आजकल पीडीएफ फॉर्म में हो, मोबाइल में ही आपके हो, मतलब ये आपका देखा हुआ होना चाहिए। बताइए कितने लोग देखे हो? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मोबाइल में होगा, खरीदे होंगे, शिल्पी पब्लिकेशन का आता है और भी पब्लिकेशन का आता है, किसी सीनियर से पेपर ओरिजिनल पेपर लेके ही फिल किए होंगे। अब उस बेस पर बताओ, मैंने आपको रास्ता बता दिया, जो सवाल पूछा था उसका बनेंगे। ये नहीं कह रहा कि एग्जाम दिए नहीं दिए पेपर देखे कि नहीं, हमने अपने सवाल के लिए आपको रास्ता बता दिया। आप बताओ, उसे तो इतिहास कहा जाता है। हमारा सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास में क्या अंतर है। जैसे उन्होंने बताया वो सही बताया, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं मिल पाया कि ये 3 पार्ट्स में बटा है, ये इस तरह से बांट कर हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक, हमने आपको रास्ता बताया, अब इसके बेस पर बताओ। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ रखा है, देख रखा, उसका सवाल हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग मैटर है। पेपर अगर आपने देख रखा है तो मेरे इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। अभी नहीं, मैंने क्लू दे दिया आपको, रास्ता दे दिया, बताओ। बताइए, ट्राई करो, कोशिश करो। हाँ, बहुत आसान है आंसर इसका जो हम पूछना चाह रहे हैं। सर घटनाएं जो है सर ऑफिस लेवल पे कहीं घट रही होंगी, फिर भारत में घटी होंगी, बाद में नहीं, गलत है, ये गलत है। और कोई बहुत सीधा सा आंसर है। हाँ, बता रहे हो? हाँ, प्लीज पूछो, कोई बात हम बता रहे। इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपके, या इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, जिस वक्त पढ़ाए होंगे। इसके जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं पीटी, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्री एग्जाम, पीटी भी बोल दिया जाता है, प्री समझ लो, एंड मेंस के एग्जाम। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? प्री में भी मिलेंगे और मेंस में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ मेंस में। यही हम पूछना चाह रहे हैं। कौन सा लोग सवाल पूछ रहे हैं यही बताना। ये कैसे बता देते हैं? अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख रखे होते तो ये कोई टफ क्वेश्चन हमने आपसे नहीं पूछा था, या सिलेबस में अंदर घुस के हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था। इतनी बात समझ आई कि बेसिक अंदर समझ में आया के अंदर। और इंडियन हिस्ट्री में प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस वाले ही क्वेश्चन हल होंगे आपको। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लास चलेगी ये इसकी चलेगी। प्री वाली जो क्वेश्चंस होते हैं और मेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? मान लो फॉर एग्जांपल हम पूछ लेते हैं, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो आपने टॉपिक पढ़ रखा है बंगाल विभाजन, ये आपने पढ़ रखा है, तो प्री पर उस पर क्या क्वेश्चन बनेगा? कब हुआ, किसके काल में हुआ, किस दिन से प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन हुआ तो कौन सा आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गाना लिखा, यही सब क्वेश्चन बनेगा ना प्री वाला बंगाल विभाजन। वही बंगाल विभाजन अगर मेंस में पूछ दिया जाएगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? बंगाल विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या वो सही था, गलत था, उस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको तथ्य याद करने होते हैं, ठीक। इसमें आपको तथ्य
ध्यान रखने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। अपने विचार रखिए, तब आप ये नहीं लिखने लगोगे इस दिन कर्जन ने इस तारीख को विभाजन किया, इस दिन लोग संभाल के मैदान में इकट्ठा हुए, इस दिन बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया, ये नहीं लिखोगे, वो हेल्प लोगे। मतलब मेंस का जब आंसर लिखना रहता है तो डाटा की क्या की जाती है, मदद ली जाती है, उस बेस पर अपनी क्या किया जाता है, आंसर लिखा जाता है। ठीक, यहाँ आपके साथ क्या होगा, सीधे इसको पढ़ना रहेगा और सीधे आपको क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आज के पहले कभी आपने क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है? की है? हाँ, कोई सर लोग कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाए होंगे मेंस का, हमको नहीं मालूम है कि यहाँ क्या क्या चल चुका है, तो कभी प्रैक्टिस की है? थोड़ी बहुत। अब पहले ये बात जान लीजिए कि जो आंसर राइटिंग होती है वो एक कला होती है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब चित्र बनाना नहीं है, मूर्ति बनाना नहीं है, बात समझ रहे हो? आंसर राइटिंग इज ए आर्ट। कितने लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ईमानदारी से बताना। यहाँ जब पढ़ाया जाएगा तो हम क्वेश्चन ही करवाएंगे, लिखवाना ही पड़ेगा क्लास में। यहाँ तथ्य वाले से काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि पीटी में है ही नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी में मैंने बता ही दिया है नहीं, तो तथ्य वाले से आपका काम नहीं चलेगा कि रट लिया कि ये क्रांति कब हुई या ये कब हुई, इससे काम नहीं चलेगा। आपका सीधे से सीधे आपको मेंस के आंसर से भिड़ना पड़ेगा। तो ये एक क्या होती है, राइटिंग स्किल होती है, कला होती है। ठीक, और कोई भी कला जो है एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती। आंसर राइटिंग कैसे आएगा आपको? प्रैक्टिस। कैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिस्ट्री के, हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बोल रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ऐसे समझ लो, किसी मूर्तिकार को या किसी चित्रकार को कोई कागज का टुकड़ा दे दिया गया, उसको काला पेंट दे दिया गया, किसी को लाल दे दिया गया, किसी को हरा दे दिया गया, सब क्या कर देंगे? जिस सबको कहा गया कि तुम किसी जानवर का चित्र बना लो, तो चाहे काला पेंट हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, वो सब क्या कर लेंगे? बना लेंगे किसी जानवर का चित्र। मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट कोई भी हो, ये एक, हम टोटल में बता रहे हैं, ये एक आर्ट होती है जो आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। प्री पास करके आप सिविल सर्वेंट नहीं बन जाओगे, प्री पास करोगे। वो प्री क्या होता है? भीड़ छाटने का एक तरीका। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, मेन तो मेन से ही होता है, नाम ही है उसका। मेन तो क्या होता है? मेन से ही होता है। ठीक, मेंस में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो कहानी आपकी क्या हो जाती है, लगभग मान के चलो पार हो जाती है। ठीक, तो मेन तो यही है ना। अब वो कला आप लोग सीख नहीं रहे हो, कैसे आएगी वो कला? वो कला कैसे आएगी? प्रैक्टिस। सही करते हो कि नहीं करते हो? रेगुलर बेसिस पे नहीं। रेगुलर जब तक किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बचपन में ए बनाने जानते थे तो टेढ़ा मेढ़ा ए बनता था। 2, 4, 10, 20, 50, 100 बार आपने ABCD लिखा होगा, तब जाके आप परफेक्ट ए बनाने लगे। मतलब उसी ए को आपने 100 बार लिखा, चाहे 1000 बार लिखा होगा, तब तो आप ए बना पा रहे हो। उसी चीज को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। हम तरीका आपको एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिर अपने टॉपिक पर चलेंगे। एक अलग से कॉपी बना, ठीक, उसमें क्या करना है आपको, उसको जान लीजिए। केवल आंसर राइटिंग करना है। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप कहोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो हम पढ़े ही नहीं, तो कैसे हम उसका सवाल टैकल कर पाएंगे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें आपको कोई भी टॉपिक अपने मन से उठा लो, अपने मन से
टॉपिक उठा लो, मतलब जरूरी नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टॉपिक कैसे उठाओगे उसको बता देते हैं। आपका मन कर रहा है पेन कलम, लिखो 10 लाइन कलम पर ही, ठीक। पंखा लिखो 20 लाइन पंखे पर ही। दिमाग में पंखे पे आपको निबंध लिखना है, आंसर लिखना है, तो पहले आप वाला पंखा सोचोगे, ये वाला पंखा सोचोगे, पंखे की इकोनॉमी सोचोगे, पंखे का अर्थव्यवस्था में योगदान समझोगे, पंखे की साइंस समझने की कोशिश करोगे। दिमाग में आया ना? पंखा जैसे ही आपने अपने कॉपी पर हेडिंग डाला, पंखे पर 10 लाइन मुझे लिखना है, तो फिर क्या है, सोचना शुरू करो। जूता, कालीन, कुर्सी, बोतल, दीवार, बात समझ पा रहे हो? जरूरी नहीं है कि कोई तुम टॉपिक पढ़ रखे हो तभी ये कला तुम्हारी डेवलप हो। पहली बार आंसर लिखने बैठो, दिखाएगा ये, पेन ही नहीं चलेगा, लेकिन 2-4 बार 2 मिनट सोचोगे पेन से रिलेटेड, तो पेन पर लिख पाओगे ना। पेन लिखने का एक यंत्र होता है, पेन कई तरीके के होते हैं, पेन के कई वैरायटीज होते हैं, पेन एक कलम एक अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, ये सब सोचोगे ना तब तो लिख पाओगे उसके बारे में। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो आंसर राइटिंग वाला टॉपिक है वो आप धीरे धीरे क्या कर लो, खुद से स्टार्ट कर लो। खुद से आप वो काम स्टार्ट कर देंगे तो ये 1 दिन या 2 दिन में आने वाली चीज नहीं होती है। इसको सीखने में या इसको जानने में आपको टाइम लगता है। तरीका मैंने बता दिया। कोई आप टॉपिक ही पढ़ रखे हो, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखे हो, पॉलिटी पढ़ रखे हो, उसी का क्वेश्चन करो, पहली बार में क्या हो जाएगा, अच्छा आंसर थोड़ी लिख पाओगे, सीधी सी बात। पहली बार में अच्छा था ये लिख लिए थे क्या, नहीं लिख पाए थे ना, तो पहली बार में अच्छा आंसर लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे। लेकिन उसी आंसर को जब बार बार लिखोगे, सोचोगे कि इसमें और कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, 150 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 250 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 20 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, तब तो सोचोगे। बात समझ में आई? एक अलग से कॉपी आप बना लीजिए, उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि उस कॉपी में क्या है क्या नहीं, अपना बना लो। तो जैसे आप मान लो निबंध लिखने या क्वेश्चन लिखने बैठ गए पंखे पे, तो आपका दोस्त देख के उसको हंस भी सकता है, तो उसको किसी को दिखलाने की जरूरत नहीं है। खुद से लिखने की जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे, हेलो आज या कल कोई टॉपिक आपने पढ़ ही लिया, चाहे वो हिस्ट्री का हो गया, चाहे ज्योग्राफी का हो गया, चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो गया, तब फिर उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। आंसर लिखना मैंने बता दिया 1 दिन या 2 दिन में आने वाली चीज नहीं होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, अगर सही में सिलेक्शन लेना है तो खाली तथ्य पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप केवल प्री पास कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्री के महारथी हो जाते हैं, प्री उनका जाते हैं तो 4-10 दिन पढ़कर, करंट अफेयर्स पढ़कर फ्री दे आते हैं, मेंस की वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। कोई नौकरी कर रहे होंगे या कुछ उनकी लेखन कला अच्छी नहीं होगी, मेंस में नंबर डाउन, इंटरव्यू की कॉल आई नहीं, फिर 0 पर आ गए, फिर अगले साल प्री में उनको दिक्कत होती नहीं। मेंस लिखना अपने आप में क्या होता है, क्वेश्चन लिखना अपने आप में टफ काम होता है। टफ काम क्या होता है, आपको इधर तथ्य मिला आपने रट लिया, आसान है, लेकिन जब खुद दिमाग का क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा, तब वो आपको क्या करेगा, कष्ट देगा। लेकिन जब लिखने लगोगे, जैसे हमें कोई पेंटिंग बनानी, मान लो हमें किसी जानवर का चित्र बनाना है, तो हमारे लिए तो क्या है, समझ नहीं आएगा किधर कहाँ नाक लगाए, कहाँ हाथ लगाए। वही कोई चित्रकार रहेगा, वो क्या करेगा, जब तक सोचोगे तब तक वो लो बन गया। तो उसके लिए क्या है, इजी है भाई। आपके लिए ABCD का आसान है, बच्चे के लिए वही चीज टफ है, वही किसी के लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। कैसे आसान हो गई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ABCD 1 2 3 4 तो आपके लिए आसान है। वही कोई LKG UKG के बच्चे से पूछो तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो बहुत टफ काम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये काम आप करने की अपनी हैबिट में डाल लीजिए, जिससे क्या होगा, आप जब कोई टॉपिक पढ़ लोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री पर डिस्कस शुरू करेंगे, तो इसमें आपसे आंसर ही लिखवाएंगे डायरेक्ट। आपको आज ही जो आपकी क्लास अभी चलने जा रही है या जो स्टार्ट हो गई, उसी में आपसे आंसर लिखवाएंगे।
नहीं लिख पाओगे, कष्ट होगा, लेकिन वही बार बार जब करोगे तो फिर आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक, कितनी चीज समझ आई कि वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से किस तरह अलग है। ये केवल प्री मेन दोनों का हिस्सा होता है और ये शुद्ध रूप से मेंस का हिस्सा होता है, तो ये अलग होता है। इसमें हमें तथ्य और कंसेप्ट दोनों पढ़ने होते हैं। इसको भी तथ्य फैक्ट्स और कंसेप्ट के बेस पर जानते हैं, लेकिन यहाँ वाले तथ्य और कंसेप्ट आपके लिए न्यू हो जाते हैं। यहाँ वाले जो तथ्य हैं वो आपके लिए नए हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर अगर हम पूछ रहे अकबर का कार्यकाल, तो क्या बताओ? अकबर का कार्यकाल पढ़ रखे हो गया। हाँ, तो अकबर का टेन्योर 1556 से 1605 या 3। हाँ ठीक, 1600। अगर अब हम पूछ रहे हैं, सही है, 1556 पानीपत का दूसरी लड़ाई से 1605 मतलब जब अकबर मर गया, तब तक का कार्यकाल वो अकबर का टेन्योर कहलाता है। हाँ, कुछ कह रहे थे? क्या कहना चाहिए, पूरा बोलो। हम पूछ रहे हैं अकबर का शासनकाल, तो आंसर उसका यही है 1556 से 1605। अब हम अगर कह दें मार्टिन लूथर किंग का टेन्योर, मार्टिन लूथर का टेन्योर नहीं मालूम, क्यों? ये इधर का मटेरियल। अकबर का तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो कि मुगल काल, मध्यकाल, मुगल काल, थोड़ा अंदाज आप लगा सकते हो। अब मार्टिन लूथर किंग का टाइम है 1483 से 1556, उसका जीवन काल है। ये कौन थे? मार्टिन लूथर सर। हाँ, मार्टिन लूथर, वो वाज मार्टिन लूथर। सर मार्टिन लूथर जो थे वो प्रोटेस्टेंट जो धर्म प्रवर्तक थे। प्रोटेस्टेंट, हाँ, ये क्या चीज? सर ईसाई धर्म में जो कैथोलिक जो वहाँ की जो भी मतलब मानने वाले जो है ईसाई, हाँ। उसी के विरोध में जो भी है प्रोटेस्टेंट जो है धर्म जो है मार्टिन लूथर ने चलाया। हाँ ठीक, उसमें जो कमियां थी इसी बुराइयों को। हाँ ठीक, सही बताया, सही बताया। तो कहने का ये मतलब है कि मेरा ये बताने का मतलब ये अभी आपके टॉपिक में आएगा कि मार्टिन लूथर के बारे में आपको नहीं मालूम। ठीक, क्यों नहीं मालूम? ये हम पहले कभी नहीं पढ़ते। अब हम कहते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो आप कुछ ना कुछ बता दोगे, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बता दोगे, नेहरू जी के बारे में बता दोगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दोगे, ये सब बता दोगे। लेकिन इधर वाला मटेरियल आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? नॉर्मल कंडीशन में ये जानो, बचपन से लगाए बड़े होने तक, हम ये नहीं कह रहे कि सिविल की तैयारी के दौरान, बचपन से बड़े होने तक में आपने कभी न कभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा होगा। हम ट्यूशन में नहीं भी जब आए थे तो भी तो महात्मा गांधी के बारे में जान रहे थे। पोरबंदर में यहाँ वहाँ जन्म हुआ, इंग्लैंड पढ़ने गए, दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये सब जान रहे होंगे। लेकिन इधर का जो मटेरियल होता है वो जनरली क्या होता है, हम लोगों से दूर होता है, और वो सिर्फ आता है कहाँ पर? मेंस में आता है और फिर किनारे हो जाता है। तो मान लो अगर आप ऐसे समझो, अब प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्री पास कर लिए, तब तो इसकी बारी आएगी। लेकिन प्री नहीं पास किए मान लो, तब फिर इसकी बारी नहीं आएगी। तो ये मतलब इसका ये भी है कि ये रेयर टाइप हो जाता है। एक तो बचपन से कभी पढ़े नहीं जाते, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में मिलेगा। इससे मुलाकात कहाँ होगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ मेंस में होती है। तो यहाँ के जो फैक्ट है, यहाँ के जो तथ्य हैं, यहाँ का जो कंसेप्ट है, यहाँ के जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपको किधर मिलते हैं? नॉर्मल कंडीशन में कहा जाए मेंस में मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसमें मैंने आपको फिलहाल इतना बता दिया कि पढ़ना विश्व इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री हम लोग को यहाँ अभी नहीं पढ़ना है, या आप पीछे पढ़ चुके होंगे।
इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री मेंस दोनों में आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं। मतलब इसको पढ़ने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की कला जो समय के साथ डेवलप होती है। हम भी आपको कोशिश करेंगे उसको कराने की, लेकिन ये एक दिन में डेवलप होने वाली कला नहीं है। इस कला को कैसे डेवलप करना है उसका भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया। ठीक, इतने में कुछ ना क्लियर हो रहा हो पूछ लीजिए। कुछ ऐसा नहीं था लेकिन तब भी कुछ ना समझ में आ रहा हो। कुछ पूछना है इसमें? चलो, ये आगे कैसे होता है, ये आगे हो जाता है इधर। थोड़ा सा इसके सिलेबस को जानते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसके सिलेबस को जानते हैं, फिर डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे, फिर ये बताएंगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ठीक, एक वर्ड होता है जो जनरली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यूज करते हैं, हम वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। उस वर्ड का नाम है औद्योगिक क्रांति। कुछ लिखना नहीं, एक पहले समझिए, कंसेप्ट बनाइए, धीरे धीरे दिमाग में क्या होगा पता है ना। जिस इतिहास में आपको तथ्य ध्यान में रखते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में होना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट रहेगा, तथ्य दो चार आप ड्रॉप भी कर रखे हो, भूले हुए भी हो, तो आपका मेंस का आंसर लिखना शुरू हो जाएगा, आंसर आपका आने लगेगा। तो तथ्य के चक्कर में पढ़ना है, कम पढ़ना है। ठीक है, तथ्य के बारे में कम जानना है, केवल विचारधाराओं को समझना है। ठीक, हमने एक वर्ड लिख दिया इसलिए क्योंकि ये वर्ड थोड़ा हम लोग के क्या रहता है, टचिंग में रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में टचिंग रहता है, इसलिए हमने इस वर्ड को लिख दिया। चीजें हमने लिखी है अभी शॉर्ट में, दिमाग में आए कि विश्व इतिहास में हमें पढ़ना क्या, मोटा मोटी हमने लिख दिया है अभी, और इसी से ब्रांच निकालेंगे। विभिन्न क्रांतियां, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकी रेवोल्यूशन एंड रशियन, रूसी क्रांति, थोड़ा बहुत चीनी क्रांति भी जान लेंगे। मेन सबसे बड़ा रहता है जिसको कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टार्ट अमेरिकी रेवोल्यूशन माना जाता है, पहले वो हुआ था, लेकिन ज्यादा व्यापक या ज्यादा इफेक्ट किसने डाला, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इफेक्ट डाला। कोई बताएगा कब हुआ? 1789। हाँ 1789। हाँ ठीक, 1789। क्या हो गया? जी सर। क्यों हो गया? सर उसके कई सारे कारण हैं। एक बताओ, आसान वाला जो समझ में आ जाए। सर वहाँ पे उसे एक जो मध्यम वर्ग जैसे कहा था, किसी राष्ट्र ने कहा था कि जो यहाँ पे जो क्रांति हुई उसके पीछे जो मतलब जो इच्छा शक्ति रही है जो सत्ता में आने के लिए, जो मध्यम वर्ग का युग था। ठीक, वहाँ के राजा होते थे, उनको लुई कहा जाता था, लुईस या लुई कहा जाता था। तो लुई जो 14वें थे, उनके काल में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। और वो उस समय के जो राजा होते थे वो विलासिता में अपना जीवन जीते थे। लुई 16वें की जो पत्नी थी, उनकी विलासिता मतलब अगर कहा जाए विश्व में टॉप 10 सबसे खर्चीली महिलाएं, तो वो उनकी पत्नी ही कही जाती थी।
लोगों के पास जब खाने पीने को कुछ नहीं हुआ करता था तो लोग कहे हमें खाने को लिए ब्रेड नहीं है। यूरोप में ब्रेड खाते हैं, रोटी तो हम लोग खाते हैं ना, ब्रेड खाया जाता है। वजह है उसकी, वो दूसरा विषय हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ब्रेड खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो केक खाए। नहीं समझ में आया? यानी ब्रेड खाने का पैसा नहीं तो केक कहाँ से खा लोगे? लोगों ने कहा हमारे पास ब्रेड खाने के लिए, रोटी के लिए पैसा नहीं है। कहा ठीक है, ब्रेड खाने के लिए पैसा नहीं है तो केक खाया करो। मतलब समझा रहा है? कितनी बचकाना, ये बेवकूफाना बात हो गई ना ये, कि ब्रेड खाने का पैसा नहीं है केक खाओ। तो लोग उससे क्या हो गए थे, मतलब लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के इशू में आ गए थे, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। तो यूएस रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दो बड़े हैं और दो तीन और छोटे। वॉर में दो बहुत बड़े वाले वॉर पढ़ने रहते हैं। वर्ल्ड वॉर हमने लिख ही लिया, एक वर्ल्ड वॉर 1 है और एक वर्ल्ड वॉर 2। क्यों हुआ, कब हुआ, काहे हुआ, किसके बीच लड़ा गया, क्या उसका परिणाम हुआ, क्या उसका दुष्परिणाम हुआ, उसकी मेन वजह क्या थी, ये सब वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है। तमाम सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। एक दो एग्जांपल से बता देते हैं। ये कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना सबको मालूम रहता है 14 से 18, ठीक, 1914 से 18। तो ये बताएगा कि सन में क्या हुआ था? सर आर्थिक मंदी का समय, आर्थिक मंदी, ग्रेट रिसेशन, ग्रेट रिसेशन का दौर कहा जाता है। इसको कहा जाता है, ये जो हमने ऊपर लिख दिया उसको कहा जाता है वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर रहा। क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर इतना बड़ा होता है कि उसका इफेक्ट तुरंत तो लोग मरते हैं, चीजें टूट जाती हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका इफेक्ट टाइम टू टाइम क्या होता है, वो व्यापक पैमाने पर देखने को मिलता है। वैसे कह लो कोरोना नाम की जो महामारी आई थी उसका अभी भी क्या हो रहा है, असर है। कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ जाना, बहुत सारे लोग अपनी उस समय की आर्थिक प्रॉब्लम से आज तक नहीं उबर पाए। बहुत सारे लोगों ने जो समय व्यापार में घाटा सहा था आज तक नहीं उबर पाए। तो कहने का मतलब कुछ महीने का जो कोरोना काल था उसका आज तक इफेक्ट है। तो वही हाल, वर्ल्ड वॉर हुआ इस टाइम में, लेकिन उसका इफेक्ट इस समय हुआ और सबसे भयावह रूप उसका 29 में देखने को मिलता है। ठीक, एक चीज बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक था। ऐसे समझो 1 लाख लोग मरे, समझाने के लिए केवल, तो 10 लाख लोग मरे। 1 करोड़ का नुकसान हुआ तो 10 करोड़, समझाने के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से ये आया तो उस समय के लोग सजग हो गए थे और मालूम था कि इस वर्ल्ड वॉर से ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा चुका है, नुकसानदेह हो चुका है। तो इस तरह का कोई ना कोई बैड इफेक्ट हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक बार गलती किए थे तो उसका परिणाम भुगत चुके थे, दोबारा गलती किए तो उसका परिणाम और भयावह हो सकता था। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते कई सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना कर दी गई। हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। एक उसका नाम है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों कब गठित हुआ? दिसंबर 1945 में दोनों संस्थाओं का गठन हुआ। ये बस बताने के लिए था। आगे और भी तमाम तरह की संस्थाएं गठित हुई, तो अंतरराष्ट्रीय तमाम संस्थाओं के गठन के पीछे क्या बैकग्राउंड था वो। ठीक, इससे बहुत सारी चीज हम जोड़ेंगे। अब इस पर मेन आ जाते हैं। क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्या चीज?
औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है। हमने इसको इसलिए टॉपिक में डालकर यहाँ से कहानी हम उठाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा, हमने इसमें कुछ नहीं बताया आपको, केवल जरा सा बताया। ये वाला जो वर्ड है ये कभी ना कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के दौरान में आपका आया होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ा होगा तो इसको हम इसीलिए बेस बनाते हैं। ठीक, बताइए व्हाट इज आईआर या औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? 18वीं शताब्दी में सर यानी इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्षेत्र में मतलब कि तेजी से मतलब विकास देखने को मिला। विभिन्न जो है वैज्ञानिक जो है तकनीकें जो है 18वीं शताब्दी में जो है उसका विकास हुआ। 18वीं या 16वीं? 16। औद्योगिक क्रांति जो हुई वो 18वीं शताब्दी में जो हुई। शुरुआत उसकी शुरुआत 1600। ठीक, क्रांति का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट या हत्या नहीं होती है। क्रांति का क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई बड़ा परिवर्तन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप नाम सुन रखे होंगे, श्वेत क्रांति भी नाम सुन रखे होंगे, गोल्ड क्रांति भी नाम सुन रखे होंगे। उसमें कोई लड़ाई थोड़ी है। आलू उत्पादन है तो गोल्ड रेवोल्यूशन हो गया, दूध उत्पादन है तो व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, और सारे अनाज उत्पादन है तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। कौन था जनक उसका? हम पूछ रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर या जनक किसे कहा जाता है? बस सवाल इतना ही है। अब आप भारत और पाकिस्तान मत जोड़िए उसमें, केवल नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर पूछेगा भारत में जनक कौन, तब MS स्वामीनाथन का नाम हो जाएगा। कोई इस सवाल का जवाब देगा कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? मालूम हो तो बताइए। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। काम कहाँ करते थे? मैक्सिको देश में काम करते थे, क्योंकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है और उन्होंने गेहूं की एक ऐसी प्रजाति डेवलप की थी जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन दे दे, जिसके कारण से बहुत सारे इलाके जो भूख या भूखमरी के शिकार थे वहां पर अनाज हो जाने से उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किस क्षेत्र में? पहले भी बताइए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ठीक, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सबसे बाद में जोड़ा जाए। उनको किस लिए दिया गया? नॉर्मन बोरलॉग को इन 6 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया नोबेल? अगर ये 6 नाम नहीं गिनाए रहते, हम बोल देते कि ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन करके दे देते कृषि, तो आप कृषि टिक लगा देते। कृषि तो ऑप्शन में या कृषि में तो नोबेल दिया ही नहीं जाता, वो है ही नहीं। अब इन 6 में से बताओ। केमिस्ट्री गलत, और इतने सारे हो, 6 में से कहीं बोलते जाओगे कुछ ना कुछ आई जाएगी। चिकित्सा, अर्थशास्त्र, 3-4 हो गया, 3 और बाकी है। फिजिक्स, इकोनॉमी, लिटरेचर, ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। बता रहे, समझा रहे। शांति के लिए कहने का ये मतलब है कि जब किसी इलाके में लोगों का पेट नहीं भरा रहेगा, भूखमरी के शिकार होंगे, तो क्या शांत बैठेंगे? वो इधर उधर क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, अपराध करेंगे। पेट भरा रहेगा तो इस तरह का कोई गलत काम नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेंगे। टीवी पे एक ऐड भी आता है, किसी चॉकलेट का ऐड आता है, उसमें वो व्यक्ति या लड़का लड़की जो भी है भूखा रहता है तो एकदम शैतान रूप ले लेता है, तो कहता है तुम ये देखा है कभी ऐड? स्नीकर्स या स्नैकर्स, तो जो चॉकलेट खा लेता है तो फिर वो क्या बन जाता है?
इंसान बन जाता है, नहीं तो ऐसे वो क्या बन जाता है, राक्षस बन जाता है या कोई कुरूप पर्सनालिटी बन जाती है। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोगों की भूख को उन्होंने क्या किया, शांत किया था, इसलिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार। पीसीएस में पूछा गया सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? कई लोग कृषि मार के चले आए थे, कृषि क्षेत्र में नोबेल मिलता ही नहीं है। फिर लोग दिमाग लगाया अपनी लोग की तरफ, अर्थशास्त्र हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन कराया होगा, कुछ केमिस्ट्री लगाई होगी, हम लोग अंदाज लगाया, लेकिन किसमें मिला? शांति में मिला। जिसमें पढ़ा होगा वो कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वहाँ पर। जीएस में तो यही होता है ना कि अगर आप पढ़े हो कभी तो वो आएगा आपके दिमाग में, नहीं तो वहाँ अगर आप डिराइव करने चलो, मैथ रीजनिंग तो है नहीं, तो आपका आंसर नहीं है। ठीक, चलिए अलग चीज हो गई थी। क्रांति का मतलब हमें बताना था, क्रांति मतलब किसी भी व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई। क्यों यूरोप में हुई? औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, तो क्यों यूरोप में हुई? सर वहाँ सबसे पहले दार्शनिक आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर कई सारे विचार दिए, तो इस कारण यूरोप में हुई। दार्शनिक विचार से मशीनें कैसे बन जाए? सर उनका विचार था कि मतलब जो पहले धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, तो उन्होंने धर्म को छोड़ के विकास का रास्ता अपनाने को कहा था कि सबका वो विकास। वैज्ञानिक नवाचार जो है, वैज्ञानिक नवाचार बड़े ये सब में देखने को मिलता है। और रही अगर जो जैसे कि खनिज संसाधनों की बात, तो जो भी वो भी यूरोप में जो है बहुत पाया जाता है। इसकी वजह से जैसे कोयले का जो खादान है वहाँ भी पाई जाती है। ठीक, अभी बताते हैं सब, बहुत सारी चीजें आपस में रिलेट होंगी। एक वर्ड है जिसको कहा जाता है अंधकार युग। एक वर्ड है जिसको कहा जाता है रिनेसा, हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण। और एक वर्ड है औद्योगिक क्रांति। अभी सब रिलेट होगा आपस में। अब हम पीछे वाले वर्ड की ओर लेके जाना होगा। अंधकार युग, व्हाट इज दिस? अंधकार युग क्या है? बताइए। अंधकार युग मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड है यूरोप के इतिहास में, मान सकते हैं विश्व में और अन्य जगहों में क्या वो होता है, लेकिन यूरोप के इतिहास में 7वीं या 8वीं शताब्दी से लेकर के जो 15वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है उसे अंधकार युग के रूप में माना जाता है वैसे। और इसकी 5वीं से 15वीं शताब्दी यूरोप का जो टाइम है उसको हिस्ट्री में डार्क एरा, ब्लैक एरा या अंधकार युग कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो एक वैज्ञानिक सोच है, जो मतलब या जो तरीके की विज्ञान है, वो जो है कभी भी मतलब उस समय काल में कभी पनपा नहीं एक तरीके से। ठीक, जो यह विकास है वो रुका है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है धर्म की चपेट में जो है उसकी वजह धर्म हावी रहा हमेशा। धर्म हमेशा हावी रहा। लगभग 500 से 1500 ईस्वी का टाइम यूरोपियन हिस्ट्री में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग का मतलब ये है कि इस टाइम में यूरोप में ईसाई धर्म का वर्चस्व था, बोलबाला था। धर्म से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति बात करता था तो उसकी बात सुनी जाती थी, उसको माना जाता था। धर्म से अलग या कुछ नई सोच, कोई यंत्र बनाना है, कोई बुक लिखना है, कोई ऐसा काम हमें करना रहता था तो उसको तुरंत क्या होता था, दंड दे दिया जाता था, मार दिया जाता था, सजा दे दी जाती थी, आर्थिक दंड लगा दिया जाता था। तो लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, धर्म ही धर्म था। कोई नई सोच या नवाचार उनके मन में नहीं आ रहा था। ठीक, तो उसको इतिहास में क्या कहा जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या था, ईसाई धर्म का वर्चस्व
या बोलबाला उस समय था। अब कैसे ये खत्म हो गया? पुनर्जागरण मतलब फिर से लोगों का जाग जाना, शाब्दिक अर्थ है, इंग्लिश में इसको रिनेसा बोला जाता है। ये क्या है? कैसे पुनर्जागरण हो गया लोगों का? और पुनर्जागरण के लिए एक देश का बड़ा योगदान है। दुनिया से होता है। हाँ ठीक है, इटली से पुनर्जागरण हुआ ये माना जाता है। क्वेश्चन भी है, भी क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग से। हाँ कुछ बता रहे थे किसी जगह का नाम? कुस्तुतनिया जिसे कहते हैं, वो जो क्षेत्र है मतलब वो जहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हुआ 1453। ये डेट चाहिए, जैसे डाटा चाहिए यहाँ पे, कम चाहिए, ठीक है, इसलिए डाटा पे हम बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी स्टोरी बन रही हो, ज्यादा नहीं बनी होगी, इतना पढ़ाई हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टोरी बन रही होगी। 1453 एक जगह कुस्तुनतुनिया, ये वो जगह थी। एक दूसरे तरह से पहले समझो, फिर इस जगह को डिफाइन करेंगे। यूरोप महाद्वीप किस साइड में पड़ता है? ज्योग्राफी से हम बता रहे हैं। यूरोप महाद्वीप ज्योग्राफिकल दृष्टि से बताओ किधर है? पूरब में पड़ेगा। पूरब में। पूरब गलत हो गया। अगर देखा जाए समय की अगर जो रेखा जो जाती है अगर तो जो जीएमटी है, जो मेन जो लाइन है वो इंग्लैंड से जाती है। हाँ ठीक है, तो आधा से ज्यादा यूरोप तो पूरब में ही पड़ गया। मतलब वो सही है। और कुछ बताइए, ध्रुवों के हिसाब से बताओ। चलो हाँ, उत्तर में जो यूरोप महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध का एक महाद्वीप है, ठीक। गोलार्ध वाले जो क्षेत्र होते हैं, उत्तरी ध्रुवी गोलार्ध नहीं, ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र या दक्षिणी ध्रुवी क्षेत्र, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है ठंड? हाँ एक, हाँ बोलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। हाँ आप इस बोलिए। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, कम पहुंचती। 10 किरण पहुंच रही थी तो 5 पहुंच गई। कम का ही मतलब हुआ ना कि कुछ और हुआ? बताइए। भूगोल है, प्योर भूगोल पूछ रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको शांत रखो, आएंगे। तिरछी पड़ती, सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती, ठीक। क्यों तिरछी पड़ती? क्योंकि पृथ्वी जो है मतलब कि ध्रुवों की तरफ चपटी है, इसीलिए ध्रुवों पर चपटी है, ठीक। जो सूर्य का सीधा प्रकाश है और झुकी हुई है। हमने स्ट्रेट बना दिया। सन की जो सीधी वाली लाइट है, समझिएगा, पढ़े होंगे आप भूगोल में, सन का जो लंबवत प्रकाश है वो पूरी धरती पर नहीं पड़ता है, वो इस रेखा से ये जो मैंने कलर कर दिया अलग से, कर्क, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ये विषुवत रेखा इंग्लिश में लिख देते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा, इसके बीच जितनी धरती पड़ती है वहीं पर सूर्य का क्या होता है? सीधी वाली लाइट पड़ती है, लंबवत प्रकाश पड़ता है। कर्क रेखा से इधर जाएंगे, चाहे मकर रेखा से इधर जाएंगे, सन की सीधी लाइट कहीं नहीं पड़ती। पूरी पृथ्वी पर सन का सीधा प्रकाश इसी बीच पे पड़ता है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध। हाँ, कर्क रेखा से इंडिया के कितने राज्य? 8 राज्य गुजरते हैं। कोई नाम गिरा देगा हमको लाइन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हाँ एक लाइन से। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, हाँ। राजस्थान,
हाँ। मध्य प्रदेश, ठीक। छत्तीसगढ़, हाँ। झारखंड, हाँ। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इससे कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे इंडिया में क्या है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सन की सीधी लाइट पड़ती है, कहीं पर नहीं भी पड़ती। जो इस रेखा पर प्रदेश है उसके ऊपर वाले जो होंगे ऊपर सीधी लाइट नहीं पड़ती है, उन राज्यों का नाम जिनका आज का गिनाया, और उसके नीचे दक्षिण में जितने भी राज्य हैं सीधी लाइट पड़ती है। लेकिन ये जो इलाका है ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। इसको उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं और इसको दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ठीक है, जगह क्या है, हाँ उस जगह को क्या कहते हैं, बर्फ है, सही बताएं। यहाँ बताऊंगा, यहाँ पर ये क्या है, ब्लू कलर से मैंने जो कलर किया है, अंटार्कटिका नाम का महाद्वीप है जहां पर जमीन दिखलाई नहीं पड़ती। 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर बर्फ, किलोमीटर में बता रहे, मीटर नहीं, 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ। यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर है, जमा हुआ रहता है। जहाज अगर जाना है आगे एक कटर जहाज जाएगा जो बर्फ तोड़ेगा, तब पीछे से मालवाहक जहाज जा सकता है। यहाँ पर महाद्वीप पड़ता है, रफ बना रहे, उस महाद्वीप को कहते हैं यूरोप महाद्वीप। ठंडा महाद्वीप हो गया, बस बताना ये था, ठंडे इलाके। और दूसरा, सन की सीधी लाइट यहाँ पर जब नहीं पड़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, ठीक से नहीं होगा, पेड़ पौधे उतने नहीं डेवलप करेंगे, तो वहाँ के लोग अधिकांशतः मांस पर निर्भर होंगे। मांस को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम लोग नहीं स्टोर करते, हम लोग तो जाते हैं सीधे, क्या होता है, डायरेक्ट कटवा के ले आते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन वहां पर क्या है, मांस को वो स्टोर करके रखते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए। मसाला या मसाला क्या है, वनस्पति है, पेड़ पौधा है ना, वहाँ पेड़ पौधे डेवलप नहीं होते। पेड़ पौधे किधर होते हैं, कर्क से मकर के बीच में ही डेवलप करेंगे पेड़ पौधे। क्यों, सीधी लाइट पड़ रही है, ठीक। और मसाले ज्यादा अच्छी वैरायटी के कहाँ होते हैं, वो होते हैं इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मसाले अच्छे होते हैं, ठीक। तो उन मसालों के लिए यूरोप वालों को आना पड़ता था, कैसे, स्थल मार्ग से, नहीं सुबह की बात बता रहे, स्थल मार्ग से वो आते थे, मसाला वसाला अपने काम का लेते थे और स्थल मार्ग से ही वापस चले जाते, ठीक। इतना समझ में 53 में 1453 में यहाँ एशिया का एक देश पड़ता है, तुर्की। इस देश का नाम चेंज हो गया, तुर्की हो गया, तुर्की देश का नाम हो गया, तुर्की से टर्की से तुर्की हो गया, एक अलग बात। तुर्की साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, हम लोग के इलाके में भी पहुंच गया। उसको हम क्या कहते हैं, सल्तनत काल कहते हैं। तुर्की साम्राज्य अपना एक्सपेंशन कर रहा था, हम लोग के इंडिया में वो पहुंच गया, उसको हम लोग सल्तनत काल कहते हैं। 1206 से 1526 सल्तनत काल कहते हैं, ठीक। उन लोगों ने क्या किया, इस जगह पर कर लिया कब्जा। तब यूरोप वालों को क्या चाहिए था, जीविकोपार्जन के लिए नॉनवेज, नॉनवेज के लिए मसाला, मसाले के रास्ते में आ गया तुर्की साम्राज्य का, नहीं जाने देंगे। तब नई नई चीजें डेवलप होना शुरू हुई।
क्या डेवलप हुआ? समुद्री मार्ग। देशों की खोज, यंत्र बताते हैं कौन सा यंत्र? हाँ, और एक वर्ड बोला जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब नया नया गूगल पे आया था, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हम अपना बता रहे हैं, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, कहीं ऐसा मैटर फंसा कि हमको गूगल पे ही करना था, दूर कहीं भेजना है तो वही हमारे पास तत्काल ऑप्शन था, तो हमने नेट पर देखकर यूट्यूब देखकर क्या कर लिया, बना लिया, अकाउंट बना लिया, किसी से पूछ लिया, सीख लिया। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यहाँ भी अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? स्थल मार्ग से आसानी से आ जाते थे, मसाला वसाला और ट्रेड करके चले जाते थे, तो न तो समुद्र में जाने की ज्यादा जरूरत पड़ी, न बड़े बड़े छोटे मोटे बनाते होंगे काम भर के, न ज्यादा जहाज की जरूरत पड़ी। अपनी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी तो देश की जरूरत नहीं पड़ी, और कुछ नया सोचे नहीं तो यंत्र नहीं बना रहे थे। ये सब क्या हुआ? जब ये रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो गया, तब यूरोप वासियों ने क्या किया? इधर यूएस से अमेरिका की खोज की। 1492 कोलंबस, 1488 तुर्की यात्री बार्थेलोमेव के द्वारा खोजा गया। यहाँ पर एक महाद्वीप पड़ता है, इसी बना दे रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं। एक ऐसा महाद्वीप है जो कर, विश्वत, मकर तीनों लाइन को टच करता है। उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका का ये जो कोना है, मैप में देखोगे कहीं देख जाएगा, वर्ल्ड मैप वाला भी है, वो जो कोना है, तो तुर्की यात्री बार्थेलोमेव ने उसको खोजा 1488 में, और उसको नाम दे दिया, क्या नाम? केप ऑफ गुड होप। मतलब ऐसा किनारा जिससे हमें आशा का अंतरिक्ष, आशा का किनारा। कैसी आशा? कि हम इधर पहुंच सकते हैं। उसकी उन्हें क्या बन गई? उम्मीद बन गई, क्योंकि पहले तो इधर ही से आ पा रहे थे ना, अब इधर से होकर आने की मतलब क्या हो गया? समुद्री रास्ता। अभी हम लोग को लग रहा है ना कि हम जीपीएस से कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन आज से 500 साल पहले सोचो, जब कोई यंत्र या जीपीएस, इंटरनेट या ये भी नहीं था, इसको कह सकते हो कंपास, दिशा सूचक यंत्र, मैग्नेट लगा होता है जो नॉर्थ साउथ बताता है, फिर उससे आप ईस्ट वेस्ट निकाल सकते हो। तो यंत्र नहीं था, तो समुद्र मार्ग ढूंढ पाना भी अपने आप में बहुत टफ काम था। अमेरिका खोज लिया गया, अफ्रीका का कोने वाला हिस्सा खोज लिया गया, तुर्की यात्री था बार्थेलोमेव, वहीं पहुंचना चाहता था। वास्को डी गामा वहीं पहुंचना है, मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ के बता दे रहे हैं, पहुंचना चाहता था वास्को डी गामा। यहीं मिल गया उसको एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक गुजराती व्यापारी मिल गया। वास्को डी गामा इसका पीछा करते 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 कहाँ पहुंच गए? इंडिया पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? इंडिया का केरल के कालीकट के तट पर वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री पहुंच गया था। ठीक, यहाँ वो जिस जहाज से आया था, वो जहाज उसका क्या हुआ? टूट गया, रास्ते में समुद्री थपेड़ों से टूट गया। यहाँ उसने क्या किया? 3 बड़े बड़े पानी के जहाज बनवाए। क्या लोड करवाया? किसके लिए आया था? मसाला, और भर के मसाला लोड करवाया और वहां ले गया। 1 का 60 में उसने बेचा। मान लो 1 रुपए केजी काली मिर्च खरीदा तो 60 रुपए केजी उसको उसने बेचा। कितना मुनाफा हो गया? 60 गुना का प्रॉफिट उसको मार्जिन मिला। फिर 2 साल बाद चलाया,
1502 में सवाल पूछा हुआ आपके एग्जाम में, वास्को डी गामा दोबारा कब आया? तो 1502 में। तिबारा आया पुर्तगाली गवर्नर बन के, लेकिन रह नहीं पाया, यहीं पर वो मर गया। कहाँ पर उसका दफनाया गया? मकबरा। चलिए देख लीजिएगा, अभी अचानक हमारे दिमाग से उतरना, इंडिया में ही है कोई जगह, गोवा में है, वो चीन में कहीं है, उसको देख लीजिएगा। तो उसने क्या किया? आवश्यकता आविष्कार की, पानी के बड़े बड़े जहाज बनवाए। जब यंत्र का आविष्कार हो गया यूरोपियों ने, तो उस यंत्र के माध्यम से समुद्री मार्ग ढूंढना आसान हो गया। समुद्र में जब जाने लगे, तो समुद्र में जाना है तो कई कई दिन तक समुद्र में रहना पड़ेगा। तो जहाज अब छोटे छोटे जो बनाते थे वो क्या करने लगे? बड़े जहाज बनाना शुरू कर दिए। ठीक, बड़े जहाज से कई कई दिन तक यात्रा कर रहे थे। पहले क्या होता था? थोड़े दूर गए, मछली पकड़े, वापस आ गए। अब देश तो मान लो दूर है, तो जब कई कई दिन तक समुद्र में यात्रा करोगे तब तो पहुंचोगे अमेरिका, तब तो अमेरिका पहुंच पाओगे, दूर है ना वहां से। तो कई कई दिन तक यात्रा, कई कई महीनों की समझ लो यात्रा करके अमेरिका की खोज हुई, केप ऑफ गुड होप की खोज हुई, और भारत आने के मार्ग की खोज कर ली यूरोपियों द्वारा। कई जगह ऐसा बोला जाता है भारत की खोज, नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, कोई भारत की खोज थोड़ी हुई थी, भारत उसके पहले से मौजूद था। ठीक, तो इस जगह पर इनका अधिकार हो जाने के कारण आवश्यकताएं पैदा हुई, मसाले की आवश्यकता, जिसके लिए इस तरह से क्या होने लगा? डेवलपमेंट होने लगा। ठीक, अब फिर वापस टॉपिक से जोड़ते हैं। इस अंधकार के युग के बाद ये जो वर्ड हमने लिखा, उसके लिए एक वर्ड लिख दिया, इटली से हुआ। क्यों इटली से हुआ? क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया नगर पे जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो वहां से जितने भी जो मतलब विद्वान थे वो भागकर इटली में शरण ले लिए, और इटली वहां पे जो है यहाँ सेंटर हुआ करता था। तुर्क का कब्जा हो गया, तो वहाँ के जो भी विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, अच्छी सोच के लोग थे, वो क्या हो गए? अलग अलग जगह की ओर बढ़े, और सर्वाधिक संख्या में, अभी एक नाम है याद नहीं आ रहा, भी बताएंगे उसको, एक व्यक्ति था, उसने अकेले 800 ग्रंथ, 800 बुक लेकर कहाँ पहुंचा था? इटली पहुंचा था। और भी जो लोग थे जिनको कुछ जानकारी थी, नॉलेज थी, कला थी, आर्ट थी, उनके अंदर कोई नई सोच थी, उसके साथ वो कहाँ पहुंच गए? इटली पहुंच गए थे। और वहीं से इसीलिए क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का मतलब इस अंधकार युग से नवीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई। अब नवीन विचारधारा कहने का मतलब, अब इसमें क्या ऐसा गड़बड़ी हो रहा था? ईसाई धर्म में क्या ऐसा गड़बड़ हो रहा था कि लोगों को जागने की जरूरत पड़ी? एक कोई भी नए क्रियाकलाप को करने की ये लोग मंजूरी नहीं देते थे, जिससे लोग क्या होते चले गए? डाउन होते चले गए, संकीर्ण कह लो वर्ड, होते चले गए। और ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च गुरु होता है वो नहीं, पादरी तो काफी निचले पायदान पर आते हैं। पोप होते हैं, उसके बाद आर्क बिशप होते हैं, बिशप होते हैं, तब जाके पादरी होते हैं। ये उनका क्रम है, जैसे क्रम होता है इनका। ईसाई धर्म के जो सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। कोई बताएगा इनका घर कहाँ पर है? रोम में सर, इटली के रोम में। इटली के रोम में। और स्पेसिफिक जाइए, पोप कहाँ रहते हैं? ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च गुरु होता है उसे पोप कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ पर है? सबसे कम आबादी वाला देश, हाँ, इसका नाम तो याद है, ऑप्शन नहीं छोड़ता होगा। और कोई? हाँ, सही जा रहे हो, चलो 1000 समथिंग ऐसे वहाँ पे जाते रहते हैं, मतलब पोप रहते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उसका नाम बताइए।
एक देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी। एरिया वाइज दुनिया का सबसे छोटा देश, आबादी वाइज दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश। कौन रहता है? केवल पोप रहते हैं, उनका वहां पर महल है और महल में काम करने वाले कर्मचारी इज इक्वल टू वो पूरा का पूरा देश हो जाता है। तो कहने का मतलब वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका क्षेत्रफल ही है 0.4 स्क्वायर किलोमीटर, आधा स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा वो उनका महल है। दुनिया का सबसे बड़ा महल भी वही है, एरिया वाइज सबसे बड़ा महल भी वही है, लेकिन एरिया वाइज सबसे छोटा देश और आबादी के हिसाब से भी सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो वेटिकन सिटी है। तो वहां पर ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु रहते हैं पोप। अब एक कंसेप्ट बताते हैं, इनफालिबल पोप। अब एक और वर्ड बताते हैं, इंडल्जेंस। अब ये समझिए, यहां से आएगा उसमें इनफालिबल का पोप का मतलब होता है पोप जो बोल रहे हैं वही सही है। इस वर्ड का ही सेंस होता है, इनफालिबल वर्ड का यही मतलब होता है कि इनफालिबल पोप की कल्पना उस समय करके रखी गई कि पोप जो बोल रहे हैं वही क्या है? सही है, उसी को तुम मानो और कुछ नहीं जानो। ठीक, वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते हो। इसी कंसेप्ट को ईसाइयों में भर दिया गया, उसको क्या कहा जाता है? इनफॉलिबल पोप कहा जाता है। दूसरा वर्ड समझिए, इंडल्जेंस की बिक्री। इंडल्जेंस एक ऐसा बर्तन समझ लो, पात्र समझ लो। ईसाई धर्म में एक कंसेप्ट होता है जिसको कहा जाता है कन्फेस करना। आपने जो गलती की है वहां जाके आप क्या करते हैं? उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ईसाई धर्म में एक आपको पात्र दिया जाता था, बेचा जाता था समझिए, और उस पात्र को खरीद कर आपको वहां बोलना होता था कि मैंने ये गड़बड़ की है, और अगर मान्यता बना दी गई कि ये पात्र अगर आप खरीदेंगे तो उस पात्र को खरीदने पर आपने जो पुराना कुकर्म किया है खत्म, वो पुण्य में चेंज हो जाएगा, और आगे भी जो कुकर्म करोगे वो भी पुण्य में तब्दील हो जाएगा। और इस डिब्बे को, इस पात्र को महंगे दामों पर बेचा जाता था। उससे क्या हुआ? लोगों पर आर्थिक दबाव एक तो था कि लोग अपना, ईसाई धर्म के लोग अपने पाप को वहां जाकर अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? महंगे रेट पर इस इंडल्जेंस नाम का एक पात्र होता है, वो खरीदना पड़ेगा, जिसका दाम वही लोग डिसाइड करते थे। तो क्या हुआ? आर्थिक शोषण हो गया। पोप जो बोल दे रहे हैं वही सर्वमान सत्य है, वो क्या हो गया? वो आपका हर ओर से शोषण हो गया। तो ईसाई धर्म में क्या हो रहा था? शोषण। अभी एक चर्चा में थोड़ा सा वर्ड आया था, मार्टिन लूथर। इन्होंने क्या किया? जो चर्च था, मतलब ईसाई धर्म का जो पूजा स्थल, चाहे ईसाई धर्म बोलिए चाहे चर्च बोलिए, चर्च में ही ईसाई धर्म के गुरु रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग, ये क्या है? उन्होंने इस पर क्या कर दिया? क्वेश्चन, ये क्या है? कि वही जो बोलेंगे वो सच है? जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े विद्वान और किसी उधर की ही किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति और प्रोफेसर भी थे। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, काहे महंगा बेच रहे हो? ठीक। तो मार्टिन लूथर द्वारा पोप पर, ईसाई धर्म पर जो उन लोगों द्वारा जाति की जा रही थी, उस पर उन्होंने कुल मिला के
95 क्वेश्चन कर दिए। हमने 2 बताए, उस पर क्या कर दिए 95 क्वेश्चन कर दिए, और उन क्वेश्चन को हर चर्च के आगे उन्होंने क्या कर दिया, चिपकाना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया, जिसको क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर के 95 क्वेश्चंस ये कहा जाता है। और बहुत सारे लोग इनसे क्या हो गए, प्रभावित हो गए, इनसे क्या होने लगे, भाई इससे प्रॉब्लम में थे, इनको इनके माध्यम से क्या दिखा, सॉल्यूशन दिखा। तो यहीं पर इनके जो अनुयायी है वो क्या कहलाए, अभी शुरू में ही वर्ड आया था, प्रोटेस्ट करना, अगेंस्ट होना, प्रोटेस्ट। और जो प्योर ईसाई धर्म को मान रहे थे, मतलब जो चल रहा है वो सब का सब सही चल रहा है, तो उनको कहा गया कैथोलिक। और ये आपस में भिड़ पड़े, ये आपस में लड़ते रहे। इससे क्या हुआ, इनके बीच एक लंबा संघर्ष चला, उसको कहा जाता है 30 वर्षीय युद्ध। अभी लिखवाएंगे टाइम पीरियड इसका, उसको क्या कहा जाता है, 30 वर्षीय युद्ध। 30 साल तक क्या हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहे। और उस लड़ाई के बाद 30 साल बाद ये निर्णय लिया गया कि एक गांव में अगर एक चर्च है तो उसमें जो भी पादरी होंगे या ईसाई धर्म के जो भी होंगे, चाहे पोप हो, पोप तो सर्वोच्च होते हैं, वो बिशप हो, आर्क बिशप हो, पादरी हो, वो बराबर बराबर होंगे। मतलब अगर एक गांव में एक चर्च है और उसमें 10 पादरियों का होना है, तो 5 इनको फॉलो करने वाले और 5 इनको फॉलो करने वाले होंगे। अगर गांव बड़ा है, 2 चर्च बन गए हैं, तो एक क्या होगा, इनका चर्च होगा और एक इनका चर्च होगा, जिसको जो मानना है वहां पर जाए। मार्टिन लूथर किंग का ईसाई धर्म या बाइबल जो उनका पवित्र ग्रंथ होता है, उससे कोई भेद नहीं था, उसके अगेंस्ट नहीं थे। वो किसके अगेंस्ट थे, ओल्ड टेस्टामेंट, या कह लो पोप की इन्फ्लामेबिलिटी का, इंटेलिजेंस की बिक्री का, और इस तरह के 95 क्वेश्चन के वो अगेंस्ट थे। तो कहने का मतलब, अब चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ईसाई ही होते हैं, बस ये पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं और ये न्यू टेस्टामेंट या नई परंपरा या मार्टिन लूथर को फॉलो करते हैं। तो इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा, और संघर्ष का क्या परिणाम हुआ, लड़ाई झगड़ा, असहिष्णुता, मतलब आपस में उनमें वैमनस्य उत्पन्न हो गया। धर्म में फिर क्या हुआ, सुधार हुआ, या धर्म में सुधार हुआ। ये सब पॉइंट्स होते हैं, हम जो वर्ड बोल रहे हैं। अभी और एक चीज आपको बताएंगे, धर्म में सुधार हुआ, लेकिन लोगों में आपसी, बताया ना 30 साल के लिए लड़े, वो 30 वर्षीय युद्ध इतिहास में जाना जाता है। अब लोग काहे इतना सह रहे थे, क्यों सह रहे थे, उनमें जागरूकता, ठीक है, वही तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों अंधकार युग चलता रहा, जागरूकता नहीं थी। क्यों जागरूकता नहीं थी, अशिक्षा, ठीक है। एक और वर्ड है भी, हाँ, उसको जोड़ते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाना। गुटेनबर्ग वैज्ञानिक जिसने छपाई खाना, छापे खाने का क्या किया था, आविष्कार, प्रिंटिंग मशीन बनाई। अब पहले क्या होता था, एक यही बाइबल है, समझिएगा, पोप कह रहा है इसमें ये लिखा है तुम मानो, अगले को किताब दे ही नहीं रहे, तुम उसको पढ़ने के लायक नहीं हो, पढ़ दोगे तो अपराध हो जाएगा, तुम्हें सजा हो जाएगी। तो आम जनता डर गई। प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से क्या हुआ, पहले क्या होता था, वही चीज, पहले क्या होता था, एक बुक
बड़ी मुश्किल से क्या होती थी, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी जाती थी, टाइम भी लगता था, पैसा भी लगता था, और वो इक्का दुक्का बुक हुआ करती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, सस्ते रेट पर और सबके पास क्या हो गई, बुक अवेलेबल हो गई। तो ये जो पोप कह रहे थे कि देखो लिखा हुआ है कि इतने रुपए का इंडल्जेंस बिकेगा, तो आदमी पूछेगा ना कहाँ लिखा, दिखाओ। अब जैसे मान लीजिए 10 साल पहले इंटरनेट नहीं था, तो मान लीजिए कोई टीचर या हम कुछ पढ़ा रहे हो तो आप शुद्ध रूप से पढ़ लिए। लेकिन कहीं अगर हमने बोल दिया कि बंगाल का विभाजन 1906 में हुआ है, मानो, तो आप कहेंगे नहीं सर ये देखिए गूगल पे हम दिखा देंगे, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, नहीं हम क्या कर रहे थे, गलत बता रहे थे, या हमसे गलती हो गई, मानेंगे ना, या तो बोलेंगे गलत बता रहे थे, या तो ये कैसे हुआ। आपके पास बुक आ गई, आपके पास इंटरनेट आ गया, तो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से क्या हुआ, शिक्षा का भी प्रसार हुआ, और धर्म में जो एकाधिकार था, वर्चस्व वर्ड जो यूज करते हैं उसको, वर्चस्व था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा, समाप्त होने लगा। ठीक, बहुत सारी चीज एक साथ हमने मिला के बताई, बोर्ड भी आपका भर गया, कुछ दिमाग में अब आपके क्या बनने लगा, कंसेप्ट बनने लगा होगा। अगर अभी हम इस पर आपसे क्वेश्चन कराएं, आप अब कुछ लिखने के लायक हो गए, ठीक है, बात समझिएगा। अभी हम अगर आपसे कह दें, अभी हम कोई सवाल बोलेंगे भी, तो आप उसको करने, आपके पास डाटा थोड़ा बहुत है, लेकिन आपसे कहें कि 5 लाइन लिख दो अंधकार युग के बारे में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, 5 लाइन लिख दो पुनर्जागरण के बारे में, या अभी इसको और बताएंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो कुछ लिख दोगे। ठीक, या कोई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बना दें, औद्योगिक क्रांति होने में किस प्रकार से अंधकार युग और पुनर्जागरण का योगदान था, तीनों मिला दिया हमने, तो आप 10-15 लाइन का कोई आंसर आप लिख सकते हैं। बात समझा रही, बहुत आपके पास तथ्य नहीं है, थोड़ा थोड़ा तथ्य है। क्या तिरपन कस्तूनिया एक कोई जगह थी जहां पर तुर्कियों ने कब्जा कर लिया, तब क्या हुआ, वहां से लोग भाग गए, कहाँ चले गए, इटली चले गए, और वहां बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा पहुंच गया, और उन लोगों ने क्या किया, मशीनें बनाई, साहित्य डेवलप हुआ, बुक्स लिखी, कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, एजुकेशन बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये अंधकार युग ड्रॉप भी होने लगा, और मशीनों के बनने से, या अभी ये जो समझाया आपको, आवश्यकताएं जो आपकी थी, उसकी वजह से तमाम सारी आपने ऐतिहासिक भौगोलिक खोजें की, तमाम यंत्रों का आविष्कार किया, वस्तुएं बनाई, रास्ते खोजे, जिस रास्ते के खोजने में आप कहाँ तक पहुंच गए, इंडिया भी पहुंच गए। अब इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो फैक्ट है, औद्योगिक क्रांति एवं भारत, अगर हम मिला के पूछ लें तो भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, क्योंकि आधुनिक इतिहास में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ रखा है। तो अगर हम इसको मिला के भी एक क्वेश्चन बना दें कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाती, तो वो भी आप कर सकते हो। जरा बताओ तो, औद्योगिक क्रांति आने से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ? किस क्षेत्र में, जैसे मतलब राजनीति में? हाँ, फिर से सवाल। औद्योगिक क्रांति हो जाने से भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप कैसा परिवर्तन देखते हैं, या क्या परिवर्तन हुआ, ये क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के वजह से जो यूरोपीय जो मतलब उत्पादन होता था, उसके उत्पादन से जो भारतीय जो मतलब वो कह सकते हैं बाजार था, वो वहाँ के जो है कपड़ों से या जो भी प्रोडक्ट्स है उससे भर गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय जो भी आर्थिक बताने लगे, हम राजनीतिक पूछ रहे।
उसकी वजह से असंतोष उत्पन्न हुआ किसानों में और जो उत्पादक आर्थिक हो करता गया, है ये आर्थिक हो गया। असंतोष से जो है राजनीतिक जो है आपको फिर नहीं, आप नहीं बोले, आप आर्थिक बता लेंगे, ठीक बताए, हम राजनीतिक पूछ रहे हैं, बताओ औद्योगिक क्रांति से और कोई बताए। वैश्वीकरण से परिचय हुआ, वैश्वीकरण से परिचय हुआ इंडिया का। वैश्वीकरण से परिचय और कुछ सवाल समझ पाए। औद्योगिक क्रांति क्या थी? यूरोप बेसिकली इंग्लैंड में हुई थी, थोड़ा सा बता दें, इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन कर देते हैं। अंधकार के बाद आया पुनर्जागरण, मशीनें डेवलपमेंट होने लगा। मशीनों का समूह ही उद्योग या फैक्ट्री कहलाता है। जब फैक्ट्री में वस्तुएं ज़्यादा बनने लगी तो उस वस्तु को बेचने के लिए उन व्यापारियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा क्या किया गया? देखिए, किसी फैक्ट्री को रन कराने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल गया फैक्ट्री में, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट अब कहाँ जाएगा? मार्केट में सेल होगा, पैसा मिलेगा, फिर फैक्ट्री का मालिक रॉ मटेरियल खरीदेगा और ये चक्र चलता रहना चाहिए। तो यूरोप महाद्वीप में इस तरह के कंसेप्ट के हो जाने से फैक्ट्री तो लग गई, लेकिन उनके पास सस्ता रॉ मटेरियल का अभाव था। उनके पास लोग, जनसंख्या, आबादी, बाजार का अभाव था। उन लोगों ने क्या किया? अपने देश के तमाम सारे नागरिकों को पकड़ा और भेज दिया। किस काम के लिए? जाओ दुनिया से कच्चा सस्ता कच्चा माल ढूंढो और बाजार की तलाश करो। तो वो लोग घूमते टहलते दुनिया के तमाम देशों में गए, जिनमें से इंडिया में भी हुआ है। ठीक, अभी इसको और बताएंगे। तो इंडिया में जब आ गए, इंडिया में राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही थी? इंडिया में अंग्रेज जब इंडिया आए तो किसका शासन था? नाम बताओ, आप पढ़े हो, ये आप पढ़े हो। मुगल शासक थे। हमारा सवाल, अंग्रेज जब भारत आए तब भारत पर किस राजा या बादशाह का शासन था? एक, हाँ तुर्कों का शासन, राजा है। हाँ बताओ, हमको राजा का नाम पता तो बस, और कुछ नहीं, कहानी नहीं। 1707 में जो है जैसे कि औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर आप नहीं बता रहे। भारत में जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, तो मुगल बादशाह का नाम जहांगीर था। समझिए, सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटेन के लंदन शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कब? 1600 में भारत पर किस मुगल राजा का राज था? 1600 पूछ रहे हैं, अभी बता दीजिए। अकबर। 1556 से 1605 किसका शासन था? अकबर का शासन था। ठीक, अकबर जब चले गए, मर गए, तो 1605 से 1627 के बीच किसका शासन था? जहांगीर का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नुमाइंदा कौन था? नुमाइंदा कौन था? वर्कर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था जो इंडिया आया? कैप्टन हॉकिंस नाम। इसको प्लस कर दे तो ये आएगा ना बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ब्रिटेन के लंदन में हुई। किसने किया? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। उन लोग को नाम नहीं मिलता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20, 15, 16 सब चलता है। क्या इसी तरह का होता है। हम लोग क्या है ना, नाम भर भर के मौजूद है, लेकिन वहाँ जो है ऐसे चलता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो नुमाइंदा प्रतिनिधि आया वो 1608 में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। 1600 में इंडिया में शासन चल रहा था अकबर का। ये अकबर का टेन्योर हमने लिख दिया, शुरू में ही बताया था। कोई रिलेशन नहीं है, बस क्या है, समय एक है, ठीक है। अकबर का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसमें कोई आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है, बस क्या है, समकालीन है। ये सवाल पूछा गया है। लेकिन 1605 अकबर मर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा 1608 में जहांगीर से मिलने आया। इसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। एक और चीज जानिए, वो ट्रेंड था ये भाषा बोलने के लिए, फारसी भाषा बोलना उसको आता था। भाई अंग्रेज था, इंग्लिश बोलता, लेकिन वो फारसी भाषा का जानकार था। जहांगीर से उसने फारसी लैंग्वेज में ही बात की, इसलिए कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान या अंग्रेज खान के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में उसको मनसब भी प्रदान किया गया। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने स्टार्ट कराई थी। क्या कैसा मनसब, कितने का मालूम हो तो बताइए। कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब। मनसबदारी प्रथा क्या होती थी? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया, जिनको कुछ अपने साथ क्या रखनी होती थी, सेना रखनी होती थी, ताकि युद्ध के दौर में वो क्या कर सके, यूज कर सके। इसी प्रथा को क्या कहा जाता है? मनसबदारी प्रथा। और कैप्टन हॉकिंस चूंकि इंडिया से थोड़ा रिलेट हो गए थे, इसीलिए उनको 400 का मनसब दिया गया। 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। एग्जाम में आपके पूछा हुआ सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला तो कालीकट नहीं, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। 1612 में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ, लेकिन वो टेम्पोररी था, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया पहला परमानेंट। अब व्यापारिक केंद्र क्या होता है? जहाँ वो स्टोर करते, गोडाउन। जी सर। अपना सामान जहाँ ला के रख दें, समुद्र के किनारे, सूरज समुद्र के किनारे है, और यहाँ से जो सामान, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कलेक्ट कर दें, उसको क्या कर दें, जहाज पे लाकर अपने देश फैक्ट्री में कुछ वस्तु बनाने के लिए ले जाए। किसके काल में? तो जहांगीर का काल, नहीं हाथ मोड़ देते हैं। जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक। जहांगीर के ही काल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत आया था। नाम बताइए। जहांगीर के ही शासनकाल, ये शासनकाल जहांगीर का ही है ना। 1615 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत इंडिया आया था। नाम हम उसका पूछ रहे हैं। मुन्नो तो एक अधिकारी था, इसने मालवाड़ी व्यवस्था दी। थॉमस रो, थॉमस भी बोल दिया जाता है। एच लेके पढ़ोगे तो थॉमस पढ़ोगे, एच साइलेंट करके पढ़ोगे तो टॉमस रो। कौन था? ब्रिटिश राजदूत जो जहांगीर के काल में इंडिया आया। ठीक।
अब हम जो अपना सवाल पूछ रखे थे ये तो थोड़ा आपको बता दिए कि भारत में औद्योगिक क्रांति की वजह से राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, सोचिए। इंडिया का आप जान रहे हैं औद्योगिक क्रांति लमसम थोड़ा बहुत काम भर का अभी आप जान चुके हैं। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर इफेक्ट पूछ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, हाँ, औद्योगिक क्रांति होने से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर, इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ा। सोचो, दिमाग लगाओ, बताए ना कि अपने अंदर से उसको डेवलप करने की कोशिश करो। तुरंत में नहीं आएगा अच्छा आंसर, मैंने शुरू में ही बताया, लेकिन प्रयास करोगे तभी टेढ़ा मेढ़ा ये लिख पाओगे। समझ रहे हो ना? जैसे वो लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, कोई वो नहीं है, गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कुछ होगा, कोशिश करो। जैसे सर उनको क्षेत्र दिए गए कुछ, तो वहाँ पे अपने नियम कानून बनाने लगे, तो ये इनका मतलब राजनीतिक शासन के दिशा में एक कदम साबित हुआ। नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ? सर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा भारतीय संस्कृति में। वो सर उनके मतलब राजनीतिक जो नियम में थे उसको भी दखल अंदाजी करने लगे। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने मध्यकालीन इतिहास थोड़ा पढ़ा हुआ होगा। पढ़े हैं, पढ़ाया जा चुका है उस बेस पर, और प्लस आधुनिक इतिहास का जो मर्जर पॉइंट है, अगर आपने वो पढ़ रखा होगा क्लास में या घर पे अपने से कहीं पर भी, तो ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। इतिहास तो आप पढ़ ही चुके हैं, इतना हमें मालूम है आप यहाँ की क्लासों के हिसाब से। बताइए। भारतीय राजनीति में वो भी दखलंदाजी करने लगे। ठीक है, तो व्यापारी वर्ग क्या है, तो यहाँ शासन करने, शासन सत्ता को संभालना। अब जा रहे हो, अब रास्ते पर चल दिए, आंसर नहीं आया, लेकिन अब क्या हो गया, आपकी गाड़ी जो है रोड पे भटकने की जगह अब हाईवे की ओर आप आ रहे हो, लेकिन आए नहीं, बस इतना ही चल दिए हो सही दिशा। की शुरुआत हो गई। भारी भारी वर्ड ना बोलो, आसान समझाओ। अभी हम भी भारी भारी वर्ड बोलने लगेंगे, व्यक्तिवाद, मानववाद, फांसीवाद, नाजीवाद, सब पढ़ना है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब आता है, फांसीवाद, व्यक्तिवाद, नाजीवाद, बहुत सारा वाद है, पढ़ेंगे सब, आएगा धीरे धीरे। भारी भारी नहीं, आसान तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। चलो हम बताते हैं। अब ये बताओ, भाई वो सब छोड़ दो, हमको बता दो। अब ये बताओ, जहांगीर के आगे की कहानी बताओ। जहांगीर मरा 27, अब कौन आ गया? शाहजहां। 1600 सन बताओ हमको। 27 से तो स्टार्ट ही है, जहांगीर क्या, सॉरी शाहजहां शुरू हो गया। आगे का बताओ। नहीं, गलत है, 42 गलत। और मध्यकाल पढ़ रखे हो ना, बताओ बताओ। करीब पहुंच गए, लेकिन गलत। 58, ठीक। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने गिरफ्तार करके आगरा के लाल किले में कैद कर दिया और कहा अब यहीं रहो। शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था, कौन था? दारा शिकोह था, वो अगला मुगल बादशाह बनने वाला था, लेकिन औरंगजेब ने अपने उस भाई और बाकी भाइयों को हरा दिया, मार दिया, बेसिकली समझो मार दिया। उस लड़ाई को इतिहास में कई लड़ाइयाँ लड़ी, वो हम नहीं पढ़ रहे अभी। उत्तराधिकार के युद्ध में परास्त कर दिया और तब वो अपने पावर के बल पर मुगल राजा बन गया। क्रम में वो नहीं था, क्रम में किसको बनना था? दारा शिकोह को बनना था, लेकिन वो बन गया
और औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। क्यों? एक बार कराया अपने पिताजी को जेल में डालने की खुशी में, मतलब मुगल बादशाह बन गया, और 59 में दोबारा राज्याभिषेक कराया। क्यों कराया? जितने अपने भाई हुए थे सबको मार दिया, दोबारा राज्याभिषेक। ये इतिहास का पॉइंट है, हमने बस ऐसे ही बता दिया। अब औरंगजेब कहाँ तक चले? 1700। 1526 से 1707 4 राजा का नाम हमने लिख ही दिया, 2 और बता दो, यहाँ तक तो पहुंचा ही दिया। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। मुगल राजा बताना है क्या? इससे बैठ जाओ। हुमायूं, बाबर, इब्राहिम लोधी, मुगल बस हो गया, बस हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। बीच में शेरशाह आया था, मुगल राजा पूछ रहे हैं, क्योंकि इतिहास हम नहीं पढ़ रहे, हम जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसको हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, समझिएगा। ये सब के सब बड़े वाले राजा थे। बड़े वाले राजा मतलब ग्रेट टाइप के राजा। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं लेटर मुगल पीरियड। ये क्या है? क्या जो सत्ता हस्तांतरित हुई मुगलों से अंग्रेजों। व्हाट इज लेटर मुगल पीरियड? उत्तर मुगल काल कहते हैं हिंदी में। क्या है ये? मुगलों का सर डाउनफॉल बताया गया। मुगलों का डाउनफॉल, कमजोर होते चले। डाउनफॉल था। इन जितने भी साल हो, इन सालों में इन बड़े राजाओं ने जो बादशाहत डेवलप की,